हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे सेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोएरिन सीखा हुआ था और मैंने आप लोगों को ये बताया था कि बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू कैसे हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं। तो उस रिएक्शन में शायद आप लोगों का किसी बच्चों का डाउट आया, तो वन ऑफ माय स्टूडेंट्स टोल्ड मी दैट आई शुड डिस्कस इट वंस मोर, तो इसलिए मैं उसको थोड़ा सा वापस से डिस्कस कर रहा हूँ। ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लेट्स डिस्कस इट वंस मोर। तो बच्चों, मैंने क्या बोला था कि अगर मेरे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो ड्रास्टिक कंडीशन की ज़रूरत नहीं है, बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन हो सकता है। तो मैंने बोला था आप लोग KNH3 ले लो, सोडियम अमाइड पोटेशियम अमाइड ले लो, या फिर NaNH2 के साथ लिक्विड NH3 ले लो, तो क्या होगा, बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शंस होगा। तो यहाँ पे देखो पहले क्या होता है मैकेनिज्म, अगर बता दूँ आप लोगों को, यहाँ से NH2 माइनस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो NH2 माइनस क्या करेगा, यहाँ से H प्लस को निकाल के लेके जाएगा। तो जब यहाँ से H प्लस जाएगा, ये जब H निकलेगा यहाँ से, ये H प्लस के हिसाब से निकलेगा। अगर H प्लस निकल गया तो इसके बाद इस पोजीशन पे क्या आएगा, नेगेटिव आ गया। ठीक है, नेगेटिव आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये देखो, और ये जो मैकेनिज्म है ये एडिशन एलिमिनेशन दोनों हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे शिफ्ट होगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप निकलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पे आएगा बच्चों, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, जो कि ये हो गया, और यहाँ पे प्लस Cl माइनस लिविंग ग्रुप की तरह निकल गया। तो ये क्या फॉर्मेशन हो गया, बेंजाइन फॉर्मेशन हो गया। तो बेंजाइन इज नाउ द इंटरमीडिएट, सो इट इज कॉल्ड एज थ्रू बेंजाइन इंटरमीडिएट मैकेनिज्म। देखो बच्चों, अभी जब बेंजाइन फॉर्मेशन हो गया, हमारे पास लिक्विड NH3 है, यहाँ से तो NH2 माइनस आया, अटैक किया, पहला काम। लिक्विड NH3 में से अब NH2 माइनस आया। अब NH2 माइनस जब अटैक करेगा, उसके पास दो पोजीशन अवेलेबल है, एक तो ये कार्बन एंड अनदर इज दिस कार्बन। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, जब ये कार्बन पे, देखो मैंने दोनों स्टेप किया है, जब NH2 माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा, सो यहाँ पे जब अटैक करेगा, यहाँ पे NH2 जुड़ गया यहाँ से NH2, तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 बॉन्ड है। यहाँ पे जब दूसरा एक NH2 बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा तो वापस से ये बॉन्ड यहाँ पे डीलोकलाइज हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यहाँ पे NH2 जुड़ गया और यहाँ पे नेगेटिव हो गया। ठीक है, वैसे अगर ये NH2 इस सेंटर पे अटैक करता है यहाँ पे, तो ये NH2 यहाँ पे जुड़ गया, ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो ऊपर नेगेटिव आ गया, यहाँ पे NH2 आ गया। देखो अब जब माइनस यहाँ पे है और हमारे पास NH2 अवेलेबल है, NH3 अवेलेबल है, तो ये माइनस क्या करता है, प्रोटोनेशन करता है, यानी कि ये H प्लस एक्सेप्ट करता है। तो जब ये H प्लस यहाँ से निकालेगा H प्लस, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये H प्लस आके यहाँ पे जुड़ गया और यहाँ से NH2 माइनस बाहर निकल गया, तो यहाँ पे आके जुड़ गया H, और वैसे यहाँ पे सेम ही सिमिलर फैशन में यहाँ पे आके H जुड़ गया और NH2 माइनस बाहर निकल गया। तो दोनों प्रोडक्ट हम लोगों का क्या आया, ये दोनों आ गया प्रोडक्ट। जहाँ से लिविंग ग्रुप गया था उस पोजीशन पे NH2 जुड़ गया, तो इसीलिए मैंने लिखा डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। और इसके एडजेसेंट पोजीशन में जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन होने का चांस है, वहाँ पे NH2 जुड़ गया, तो हम लोग उसको बोल रहे हैं साइन सब्स्टिट्यूशन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेंजाइन इंटरमीडिएट मैकेनिज्म। आई होप अभी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने आप लोगों को मैकेनिज्म ऑलरेडी बताया हुआ था, तो इसलिए मैं डायरेक्टली क्या करूँगा, रिएक्शंस लिखूंगा और हम लोग फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्किलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट्स एसिलेशन सीखेंगे। बच्चों, फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्किलेशन और एसिलेशन आप लोगों ने एरोमेटिक्स चैप्टर में पढ़ा होगा 11th क्लास में, या फिर हम लोग अल्कोहल में, एल्डिहाइड्स में भी उसका रिएक्शंस देखेंगे। तो आज के जो क्लास होगा इसमें मैकेनिज्म मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ है और लास्ट क्लास में मैंने इसको मेंशन किया था। तो इसीलिए जो हैलोएरिन्स के प्रिपरेशन मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था, उस मैकेनिज्म को आप लोग एक बार नोट से रिवाइज करके इस क्लास में आना। सो लेट्स स्टार्ट द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बच्चों, अभी हम लोग देखेंगे द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोएरिन्स। तो पहले हम लोग सीखेंगे हैलोजिनेशन। तो हैलोजिनेशन में बच्चों क्या होगा, मैंने आप लोगों को बोला हुआ था उस टाइम पे कि जब हम लोग हैलोजिनेशन करेंगे वी विल रिक्वायर अ ल्यूइस बेस।
तो इसीलिए आप लोगों को ये रिएक्शन ऑलरेडी पता है। मैं अगर यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लेता हूँ और यहाँ पे मैं हैलोजिनेशन करता हूँ, सो मैं क्या लूँगा, एनहाइड्रस FeCl3 या फिर AlCl3 भी आप ले सकते हो। FeCl3 करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या प्रोड्यूस होगा, मेरे पास प्रोड्यूस होगा, ये हो गया क्लोरीन, और यहाँ पे एट दिस पोजिशन ये प्रोडक्ट लगेगा क्लोरीन यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे, और मेरे पास ये आ जाएगा क्लोरीन और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे आ जाएगा। देखो बच्चों, दोनों ही क्लोरीन है ऑर्थो पोजीशन पे, ये दोनों ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन में है, तो ये थोड़ा सा कम स्टेबल होगा एज कंपेयर टू द पैरा वन। तो इसीलिए ये प्रोडक्ट क्या होगा, ये होगा द मेजर वन एंड दिस विल बी द माइनर वन। ये बहुत ही सिंपल है बच्चों, आप लोग खुद से कर सकते हो। वैसे नाइट्रेशन में क्या होगा, नाइट्रेशन में बच्चों हम लोग क्लोरोबेंजीन लेंगे, और यहाँ पे मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, नाइट्रेशन के केस में क्या याद रखना है, मैं लूँगा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, क्या लेना है मेरे को, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। और यहाँ पे बच्चों क्या होगा, नाइट्रेशन है तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, सारे ऑलमोस्ट सेम टाइप के ही प्रोडक्ट है। यहाँ पे क्लोरीन ऑर्थो ग्रुप पे लगा दो NO2 और पारा ग्रुप पे लगा दो NO2। इसका मैकेनिज्म कैसे हो रहा है मैं ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ हूँ। तो ये पैरा पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन पे लग गया। आज ये दोनों ग्रुप ऑपोजिट डायरेक्शन और अवे है, और दोनों ही क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या होगा, मेजर होगा, और ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, फिर सल्फोनेशन में क्या करना है बच्चों, बस याद रखो, हेलोजिनेशन में क्लोरीन के साथ एनहाइड्रस FeCl3 लगा रहे हैं हम लोग, नाइट्रेशन में कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ कॉन्सेंट्रेट H2SO4। ये ऑलरेडी आप लोगों ने बेंजीन और बेंजीन में ही पढ़ा होगा आप लोगों ने क्लास 11th में। तो यहाँ पे सल्फोनेशन के टाइम पे यहाँ पे लगा दो Cl, और अगर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले रहे हैं और उसको हम लोग हीट कर रहे हैं, तो बच्चों क्या प्रोड्यूस होगा, ये ऐसे यहाँ पे Cl और यहाँ पे SO3H। ठीक है, H2SO4 में से HSO3 आके यहाँ पे अटैच होगा, ये ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होगा, और यहाँ पे ये ऐसे, और ये Cl लग गया, और यहाँ पे SO3H। तो ये पैरा पोजीशन पे ये होगा मेजर एंड दिस विल बी द माइनर वन। ठीक है, ये हो गया सल्फोनेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्किलेशन में हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, ये दोनों टर्म्स को याद रखना, एक तो है एल्किलेशन, एक है एसिलेशन। फ्रीडल साइंटिस्ट और क्राफ्ट साइंटिस्ट ने दोनों ही कोलैबोरेट करके रिएक्शन किया हुआ था। तो यहाँ पे मेरे पास जब एक हैलो एल्किन है, यहाँ पे Cl हो गया, और मेरे पास यहाँ पे CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो मेरे पास क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों, ये हो गया Cl और यहाँ पे CH3, और पैरा पोजीशन पे भी ये आएगा ऐसे Cl और यहाँ पे CH3। फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्किलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन हम लोग अल्कोहल चैप्टर, एल्डिहाइड और कीटोन्स चैप्टर में भी फिर से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लेकिन देखो बच्चों, जब एल्किलेशन होता है, एल्किलेशन में ये फॉर्मेशन हो, मतलब इसको लेके कर रहे हैं हम लोग, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। यहाँ पे कोई भी एल्किल हैलाइड तुम ले सकते हो। बच्चों एक बात याद रखना, यहाँ पे ना जब ये एल्किलेशन होता है, अगर आप लोगों ने मैकेनिज्म पढ़ा होगा पहले इसका 11th क्लास में, यहाँ पे जब एल्किलेशन होता है ये कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करता है पहले। तो ये जब कार्बोकैटायन रिएक्शन के थ्रू ये CH3Cl में से हमेशा CH3 प्लस आएगा। वैसे अगर मान लो यहाँ पे ऐसा कोई कार्बोकैटायन होता, ऐसे CH3CH और यहाँ पे ऐसे कुछ CH3 होता, यहाँ पे यहाँ पे CH2 और यहाँ पे Cl। तो जब यहाँ से Cl पहले रिमूव होगा, यहाँ पे प्लस आएगा, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा AlCl3 को अटैक करने के लिए, तो 1 to हाइड्राइड शिफ्ट करके ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्मेशन करेगा। आई होप कि आप लोगों ने मैकेनिज्म पहले पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो मैं जब इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा उस टाइम पे आप लोगों को बता दूंगा कि क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करना है। तो फ्रीडल-क्राफ्ट्स एल्सिलेशन में क्या होगा, बस सिंपली हम लोगों को ये Cl है और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे C11OCl लेना है। इन दोनों में फ़र्क है, RCOCl लेना है, वहाँ पे RCl, यहाँ पे RCOCl, और यहाँ पे अनहाइड्रस AlCl3, और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों, यहाँ पे अच्छा इसमें से ये क्या होगा, दिस विल बी द मेजर वन एंड दिस विल बी द माइनर वन। और यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे ऐसे ये क्लोरीन हो गया, और यहाँ पे देखो CH3COCl में से ये पार्ट को रिमूव कर दो, तो बाकी क्या बचा,
O और यहाँ पे CH3 ये अटैच हो गया, ये पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट। और वैसे यहाँ पे और एक पोजीशन पारा पोजीशन पे भी आएगा, ये ऐसे कर दूँ, यहाँ पे Cl, पारा पोजीशन पे C, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे CH3। तो ये होगा बच्चों मेजर एंड दिस विल बी द माइनर वन। ये पांचों रिएक्शन बच्चों बहुत ही इजी है, आप एक बार इसको अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आराम से याद रह जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ ऑल अबाउट मोर एंड मोर एंड मोर प्रैक्टिसिंग। जितना आप लिखोगे उतना आपका रिएक्शन माइंड में रहेगा। सो प्लीज़ ट्राई टू प्रैक्टिस दिस रिएक्शन, और बहुत ही ईजी है। कौन से केस में क्या करना है बस ये याद रखो। हेलोजिनेशन है तो क्लोरीन लगाऊंगा मैं, Cl2 न्यूक्लियोफाइल को उतने अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा, उसको अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए हम लोग एनहाइड्रस FeCl3 यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे बात मैंने आप लोगों को बोला हुआ है, आई होप कि आप लोगों को वो याद हो। और नाइट्रेशन में कॉन्सेंट्रेट HNO3 कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लेंगे, सल्फोनेशन में कॉन्सेंट्रेट H2SO4, फ्रिडिल क्लास सल्कुलेशन में हेलोएरिन के साथ हम लोग क्या ले रहे हैं, हेलोएल्केन्स ले रहे हैं, उसके साथ नया R ग्रुप फॉर्मेशन कर रहे हैं। वैसे फ्रिडिल क्राफ्ट एसिलेशन में CH3 COCl यूज़ कर रहे हैं विथ हेलोएरिन्स। तो आई होप आप लोगों का ये रिएक्शन याद रह गया होगा, या फिर इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ओके तो बच्चों अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोगों ने NCERT के लास्ट पेज में आप लोग देखोगे हेलोएलिन्स और हेलोएल्केन्स चैप्टर में, वहाँ पे पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के कुछ यूजेस और उसका एनवायरनमेंट के ऊपर, डे टू डे लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट्स के उसके बारे में लिखा गया है। तो मैंने उसको पॉइंट्स निकाल के आप लोगों के सामने यहाँ पे लिख दिया है। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यहाँ पे इसको नोट डाउन करके पॉज करके आप एक बार नोट डाउन कर लो। और ये बच्चों नीट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जेई स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन मोस्टली इंपॉर्टेंट है फॉर नीट स्टूडेंट्स। देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास पहला जो कंपाउंड है वो है डाईक्लोरोमीथेन। यहाँ पे डाईक्लोरोमीथेन यानी कि उसको बोलते हैं हम लोग मेथिलीन क्लोराइड। देखो बच्चों उसको नॉर्मली सॉल्वेंट इन पेंट रिमूवर यूज़ किया जाता है, प्रोपेलेंट इन एरोसोल्स। एरोसोल्स क्या होता है बच्चों, हम लोग डीओ लगाते हैं या फिर फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं एरोसोल्स। तो आपने ये इसके बारे में पढ़ा होगा एरोसोल्स में। तो एरोसोल्स में प्रोपेलेंट क्या करता है, प्रोपेलेंट एक गैस है जो कि एरोसोल कैन के अंदर अपना लिक्विड, प्रोपेलेंट गैस जो होता है वो अपने लिक्विड फॉर्म के साथ इक्विलिब्रियम में होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम, और ये चैप्टर में आप लोगों को इसके बारे में बोला गया होगा। तो ये प्रोपेलेंट की तरह यूज होता है इन एरोसोल्स। एरोसोल कैन में जब हम लोग डीओ लगाते हैं तो वो क्या करता है, प्रोपेलेंट करना मतलब धकेलना, किसी को आगे ठेलना, तो इस तरह का काम होता है वो। तो प्रोपेलेंट इन एरोसोल्स में यूज होता है, मेटल क्लिनिक एंड फिनिशिंग में यूज होता है, प्रोसेस सॉल्वेंट इन ड्रग्स प्रिपरेशन मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया जाता है बच्चों। और ये कुछ डिजीज़ है जो आप लोगों को याद रखना। बेसिकली अभी जो ये पॉइंट्स है ना बच्चों, आप लोगों को याद इसको रखना होगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। इसका अगर डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ स्किन के साथ तो स्किन बर्निंग होगा, रेडनेस आएगा, और अगर आँखों के ऊपर डायरेक्ट कांटेक्ट आया तो इट कैन बर्न द कॉर्निया। अगर एयर लेवल में हाई लेवल परसेंटेज के साथ कांटेक्ट हुआ आप लोगों का डायरेक्ट तो डिजीनेस, नोसिया, टिंगलिंग एंड नम्बनेस इन फिंगर्स होगा। और अगर लो लेवल पे भी होता है कांटेक्ट इसके साथ तो विजन और हियरिंग में इम्पेयर्डनेस आएगा। इसके ये जो पॉइंट्स है ना बच्चों, और आप लोग पॉइंट्स भी कलेक्ट कर सकते हो। यू कैन सिंपली गूगल इट एंड फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो ऐड मोर एंड मोर पॉइंट्स टू दिस नोट्स। ये NCERT में लिखा गया है। वट एवर पॉइंट्स आई हैव रिटन हियर इट इज़ लाइन बाय लाइन फ्रॉम NCERT। तो NCERT तो कवर करना ही है क्योंकि NCERT तो इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए मैंने इसको लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है। तो टेक्निकली आप लोग उसको खुद से भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये मैं इसलिए नोट्स की तरह बना दिया हूँ ताकि आप लोगों को हेल्पफुल हो जाए। ट्राई आयोडोमीथेन होता है बच्चों, आयोडोफॉर्म, CH3 उसका फॉर्मूला है। पहले इसको एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ किया जाता था क्योंकि उसमें फ्री लिबरेशन ऑफ आयोडीन्स होता था, लेकिन बाद में इसको बंद कर दिया गया क्योंकि उसका बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल स्मेल आ रहा था। दैट्स व्हाई इट वाज रिप्लेस्ड। दूसरे टाइप के एंटीसेप्टिक्स हम लोग यूज़ करने लगे हैं। तो ट्राईआयोडोमीथेन और आयोडोफॉर्म वाज दिस टाइप। अभी और 2-3 कंपाउंड है उसको देखते हैं। तो बच्चों और 3 कंपाउंड देखेगा हम लोग, जो कि है ट्राईक्लोरोमीथेन यानी कि क्लोरोफॉर्म, और टेट्राक्लोरोमीथेन CCl4 एंड फ्रेयॉन्स। बच्चों ये बस आप लोग याद ही रख सकते हो, क्या बोलूँ अब इसके बारे में। ज़्यादातर इसको पॉइंट्स को आप लोग को नोट डाउन करके रखो, हमेशा थोड़ा थोड़ा पढ़ो तो याद रह जाएगा।
पहले एनेस्थेटिक की तरह यूज होता था CHCl3, जो कि पहले क्लास हेलो एल्केन्स के पहले क्लास में मैंने आप लोगों को बोला गया था और मूवी में भी आप लोगों को दिखा गया था कि दिखा जाता है नॉर्मली कि क्लोरोफॉर्म को यूज़ करके किडनैपिंग वगैरह होता है, लेकिन वो सच में मूवी में ही होता है। पता नहीं रियल लाइफ में कोई करता होगा, लेकिन आप लोग मत करना। इनहेलिंग अफेक्ट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसीलिए वो किडनैपिंग के लिए दिखाते हैं क्लोरोफॉर्म। और मेजर यूज़ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्रेऑन, फ्रेऑन बेसिकली रेफ्रिजरेंट के लिए यूज़ होता है, तो उसके प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। एंड इसको यूज़ किया जाता है फॉर फैट्स, अल्कालॉइड्स एंड आयोडीन्स एंड एक्सेट्रा। और इसके बाद बच्चों ये क्या करता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, स्लोली इसका जब ऑक्सीडेशन होता है एयर के साथ, ये फॉर्म करता है कार्बोनिल क्लोराइड, जिसको हम लोग फॉस्जिन गैस बोलते हैं। बच्चों ये फॉस्जिन गैस, यही है फॉस्जिन गैस, कार्बोनिल क्लोराइड। ये फॉस्जिन गैस के साथ कोई एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट बोल सकते हो, बहुत बड़ा ट्रेजेडी लिंक्ड है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि फॉस्जिन गैस किसके साथ रिलेटेड है, क्या बहुत ही सैड पॉइंट हुआ था ड्यू टू द फॉस्जिन गैस। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोगों को इसका आंसर पता है। और फॉस्जिन गैस के बारे में शायद नीट में क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन सब से भी आप लोग क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। और बच्चों ये एयर के साथ मिला के फॉस्जिन गैस प्रोड्यूस करता है। फॉस्जिन गैस इज़ वेरी वेरी हार्मफुल, तो इसीलिए इसको एयर के कॉन्टैक्ट से दूर रखा जाता है। दैट्स व्हाई इट इज़ केप्ट इन क्लोज डार्क कलर्ड बॉटल एंड एयर इज़ केप्ट आउट। ये इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके नोट डाउन कर लो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे ही CCl4 के केस में देखेंगे तो कुछ पॉइंट्स डायरेक्ट मैंने लिख दिया है। यूज इन द सिंथेसिस फॉर क्लोरोफोरोकार्बन, CEFC, क्लोरोफोरोकार्बन। और यहाँ ये पहले क्या होता था, क्लीनिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता था, लेकिन इसको जल्दी ही रिमूव कर दिया गया, क्योंकि ये देखा गया कि इसका डायरेक्ट जब इफेक्ट होता है हम लोगों के ऊपर, ये कांटेक्ट में आने के बाद क्या होता है, लिवर कैंसर होने का बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी देखा गया। बहुत लोगों को लिवर कैंसर हुआ, दैट्स वाई इसको थोड़ा सा बंद कर दिया गया डायरेक्ट यूज़ करने के लिए इसको। और इसको रेफ्रिजरेंट और एरोसोल कैंस के प्रोपेलेंट प्रिपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि आ गया फ्रेऑन्स, आप लोग इसको NCERT से भी पढ़ सकते हो। फ्रेऑन्स को क्या बोलते हैं, ये होता है फ्रेऑन्स आर दोज कंपाउंड्स, दोज आर क्लोरोफोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन, उनके CFC कंपाउंड्स को बोलते हैं हम लोग फ्रेऑन्स। फ्रेऑन्स नॉर्मली यूज होता है रेफ्रिजरेंट के लिए। ओके, और एक लास्ट कंपाउंड बच्चा जो कि NCERT में गिवन है, दैट इज़ DDT। तो आप लोगों को बच्चों DDT के बारे में पता होगा। व्हाट इज़ DDT? DDT इज़, इसको अच्छे से लिखते हैं, DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन DDT का नाम है। इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर बच्चों जेई स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर नीट स्टूडेंट के लिए जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, नीट स्टूडेंट के लिए, सॉरी जेई स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जितना नीट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ये Cl यहाँ पे और यहाँ पे ये ऐसे Cl। NCERT में भी इसका गिवन है स्ट्रक्चर, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। और इसको बच्चों नॉर्मली एंटी पेस्टिसाइड्स बोला जाता है, एंटी पेस्टिसाइड्स। ठीक है, इसको एंटी पेस्टिसाइड्स की तरह यूज़ करते हैं हम लोग DDT। और ये बहुत ही बड़ा एक इन्वेंशन था, पॉल मुलर ने इसको क्या किया था, इसके वजह से उनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। ये NCERT में भी गिवन है। इसको नॉर्मली बच्चों शायद 1973 के अराउंड USA से बैन कर दिया गया, क्योंकि इसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखा गया, ये फैट्स में कुछ अमाउंट में स्टोरेज हो जाते हैं, फिश के लिए और बहुत सारे एनिमल के लिए उतना अच्छा नहीं होता। दैट्स वाई इसको थोड़ा सा बैन कर दिया गया है। लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ में, वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज़ में भी अभी तक इसको यूज़ किया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट है DDT का फुल फॉर्म याद रखना, उसका स्ट्रक्चर याद रखना। और ऑलमोस्ट हेलो एल्केन्स चैप्टर ख़त्म हो गया है। शायद अगर हो सके तो हम लोग प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चंस करेंगे, नहीं तो जल्दी ही हम लोग अल्कोहल, फिनॉल, इथर ये चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप कि हेलो एरेंस ये कंप्लीट सीरीज़ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो और मेरे को कमेंट सेक्शन में इसके बारे में आप लोगों को बताना है, ये क्वेश्चन है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो अभी तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग नोट्स बना लिए होंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे।
सो तब तक अच्छे से नोट बनाओ, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।